तो हाँ भाई, सारे ने प्यार भरी राम राम। अपने राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में आज बहुत ही शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है 1857 का विद्रोह है। मतलब 1857 की क्रांति, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर 1857 की क्रांति कामयाब हो जाती तो शायद हम 90 साल पहले आजाद हो जाते। लेकिन इतिहास में तो की जगह नहीं है कि ऐसा हो जाता तो हमें ये परिणाम देखने को मिलते। क्रांति कामयाब हुई नहीं, इसलिए हम जाकर 1947 के अंदर आजाद होते हैं। ये वही 1857 की क्रांति है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी बहुत फेमस कविता हम सब ने खूब सुनी है, याद भी की है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें मैं दो चार लाइनें सुनाता हूं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत हम सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की हम सब ने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने खूब इसके बारे में कविताएं गाई हैं। छोटी क्लासों में ये कविता अपने को देखने को मिलती थी। तो आज अपन उसी 1857 की क्रांति की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये 1857 की क्रांति भड़की क्यों थी, ऐसा क्या कारण था। देखो, भारत की जनता पहले ही अंग्रेजों से दुखी थी। अंग्रेजों ने भारतीयों का खून चूसने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। राजाओं के पास में जो अधिकार थे वो सब अंग्रेजों ने छीन लिए थे। जब 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है तो उसने आते एक नया नियम लागू कर दिया था। उसने ये कहा कि अगर किसी राज्य के शासक की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो जाती है, उसके कोई बेटा नहीं है, तो उस राज्य को हम ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। क्या राजा बच्चे को गोद भी नहीं ले सकेगा क्या। इसी के तहत डलहौजी ने 1848 में सतारा को मिला लिया था, 1839 में संबलपुर, जैतपुर, 1853 में झांसी के ऊपर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। बड़ी शानदार लाइनें हैं कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता है जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने अपने पैरों से ठुकराया। धीरे धीरे लोगों के मन में थोड़ी सी क्रांति भड़क ही रही थी। सारे के सारे दुखी थे। इसके अलावा भी अंग्रेज राजाओं के मामले में ज्यादा ही हस्तक्षेप करने लगे थे। हमने जैसे ब्रिटिश आधिपत्य में पढ़ा था, इन्होंने नमक है, अफीम है, इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। जनता अंग्रेजों से भड़की हुई थी और जब जनता का गुस्सा फूटता है तब एक नई क्रांति जन्म लेती है, जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। ये अपना टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम हो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी। ये वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें हमने अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फोड़ा था। हालांकि अपन कामयाब नहीं हो सके, इसके पीछे कारण पढ़ेंगे, खूब सारे कारण थे। अगर कामयाब हो जाते तो हम 1857 में आजाद हो जाते, नहीं हुए इसलिए हम 1947 में जाकर आजाद होते हैं। हाँ, तो 1 या 2 मिनट आपकी जो भी कमेंट हुआ है। आज कोट पहनने का क्या कारण हो सकता है, पता नहीं भी क्या कारण हो सकता है। कोई कमेंट हो फिर मैं क्लास को शुरू करता हूं। कुछ पूछना है आराम से। हिस्ट्री धीरे धीरे तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन आर्ट एंड कल्चर शुरू कर देंगे भी। ज्योग्राफी करेंगे भी, देखो महीने 1.5 महीने रुको, थोड़ा सा और इंतजार करो ज्योग्राफी के लिए ना। ठीक है, चलो भी आ जाओ। अब थोड़ी सी हम प्रारंभिक बातें कर लेते हैं। जैसे जब क्रांति स्टार्ट होती है तो उसमें ब्रिटेन की महारानी कौन थी, उसमें प्रधानमंत्री कौन था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था,
और राजस्थान के एजीजी कौन थे, इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, सबकी आपको आराम से फोटो देखने को मिल जाएगी। क्रांति के समय ध्यान रखना है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी भी, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जब क्रांति स्टार्ट होती है 1857 की, उसमें भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी 1856 में चला गया था। और राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये अपने राजस्थान के एजीजी थे। हमने बेटी शादी पते में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है एजीजी क्या होता है, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट क्या होते हैं, गवर्नर जनरल के बारे में मैंने तुम्हें आराम से मैप के हिसाब से बताया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। भाई 1857 की क्रांति के पीछे खूब सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक तात्कालिक कारण था। वो कारण था एनफील्ड राइफल। कहते हैं इस राइफल ने क्रांति में चिंगारी का काम किया था। लोगों के अंदर आग तो पहले से भड़की हुई थी, लेकिन कुछ ना कुछ कारण तो मिलना चाहिए ताकि हमारा गुस्सा फूटकर बाहर आए। और ये कारण निकल कर आया एनफील्ड राइफल। इसने चिंगारी की तरह काम किया। कहते हैं कि अंग्रेज पहले ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग किया करते थे। अंग्रेजों की सेना होती थी, बटालियन होती थी, उसमें जो सैनिकों को राइफल दी जाती थी उसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। ये आपके सामने जो फोटो दिख रही है इसका नाम है ब्राउन बेस राइफल। इसके स्थान पर अंग्रेज एक नई राइफल लेकर आते हैं जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और कहते हैं कि इसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। एनफील्ड राइफल के कारतूस के ऊपर कवर होता था और कवर में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता। अगर आपको कारतूस निकालना है तो कवर को फाड़ना पड़ेगा। और कवर को कैसे फाड़ोगे? दांतों से फाड़ोगे। कुल मिलाकर अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों को भड़काना चाहते थे। हिंदू गाय के मांस को कभी मुंह नहीं लगाता और मुसलमान सूअर से नफरत करता है। इसलिए अंग्रेजों ने इस राइफल में ऐसा कारतूस बनाया जिसके प्रयोग करने से पहले उसको मुंह से खोलना पड़ेगा। एनफील्ड राइफल एक नई राइफल लेकर आते हैं। इसमें जो कारतूस डलते थे उसके ऊपर एक कवर होता था और कवर को इस प्रकार से मुंह से फाड़ना होता था। आगे मैं तुम्हें फोटो दिखा दूंगा, ठीक। ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। अंग्रेज ईसाई थे, वो ये मानते थे कि अगर हिंदू मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ये अपना धर्म छोड़ देंगे और अपने धर्म को स्वीकार कर लेंगे, अपने धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा। ये बात जब भारतीय सिपाहियों को पता चली तो उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। गुरु तेग बहादुर वैसे भी कह कर गए हैं कि सिर दे सकते हैं लेकिन सार नहीं दे सकते। क्या मतलब? सिर कटा सकते हैं लेकिन धर्म तो कैसे छोड़ा जा सकता है। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। अपने को यह ध्यान रखना है कि क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल। पहले ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग क्या करते थे? इसकी पहली घटना होती है बंगाल के अंदर बैरकपुर छावनी में। वहां पर 34वीं रेजिमेंट तैनात थी। ये तो थोड़ा सा तात्कालिक कारण ध्यान रखना है। अब यानी कि पहली घटना होती है 29 मार्च 1857 को। बंगाल के अंदर एक छावनी थी जिसका नाम था बैरकपुर छावनी और इसके अंदर 34वीं रेजिमेंट तैनात थी। 34वीं रेजिमेंट के अंदर एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था। ब्राह्मण व्यक्ति था, अपने धर्म का पालन करता, जनेऊ धारण करता था। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को कहा कि देख मंगल पांडे, हम नई नई एनफील्ड राइफल लेकर आए हैं और इससे आने का तुम गोली चलाकर दिखाओ। क्या मंगल पांडे को पता था कि मैं जिस कारतूस का प्रयोग करूंगा उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो मंगल पांडे ने मना कर दिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। अंग्रेजों ने दबाव डाला कि अगर गोली नहीं चलाएगा तो फौज से निकाल देंगे। क्या अब मंगल पांडे ने सोचा कि करना क्या है, मरना ही है। फिर जब इन्हें का कारतूस के मुंह ही लगा लेंगे अपना तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं मंगल पांडे ने कारतूस निकाला। वहीं पर दो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हयूसन की हत्या कर दी। ये पहली घटना थी तो 29 मार्च 1857 को हुई थी। कहते हैं इस बात को अंग्रेजों ने दबाने के लिए उसी बैरकपुर छावनी में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। क्रांति की सूचना आम नागरिकों तक कैसे पहुंचाई? भाई कि ये पहली घटना हो चुकी है,
अब यानी कि धीरे धीरे खबर आग की तरफ फैल रही थी। लेकिन आम नागरिकों तक खबर पहुंचाने के लिए पहले फोन नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं होते थे। आजकल तो ये भाई फटाफट फोन करो, व्हाट्सएप पर मैसेज डालो, सबके पास में पहुंच जाता है। ब्रॉडकास्ट का ऐसा सिस्टम है। लेकिन पहले इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं था। कुछ अखबार चलते, अगर वो थोड़ा बहुत अंग्रेजों के खिलाफ छाप देते तो अंग्रेज उनको बंद करा देते। इसलिए भारतीयों ने क्रांति की सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए कमल का फूल और रोटी का इस्तेमाल किया था। कहते हैं रोटी को एक गांव से दूसरे गांव के चौकीदार तक भेजा जाता था और कमल का फूल छावनियों में भेजा जाता था। इस तरह 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या बनता है? रोटी और कमल का फूल। ओके, ये पहली घटना थी भाई जहां पर किसी भारतीय सिपाही ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। क्रांति की ये पहली घटना है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल के अंदर, वहां पर 34वीं रेजिमेंट थी। इसका सिपाही था मंगल पांडे। इसने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल लेविसन की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसको कहा कि गोली चलाओ, आदेश दिया गया, इसने मना कर दिया। इस प्रकार से मुंह से यानी का कारतूस का जो कवर होता था उसको उतारना पड़ता था, इसने मना कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इस घटना को दबाने की कोशिश की गई। ठीक है, एक मिनट, वो चीज नहीं आई रोटी और कमल। हाँ, ये क्रांति का प्रतीक क्या है? रोटी और कमल। ये चलो आगे आ जाएगा, ये थोड़ा देख लो फिर भी। क्या क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल का फूल और रोटी। ठीक है, इसको क्या बनाया गया था? क्रांति का प्रतीक बनाया गया था। रोटी है वो एक गांव से दूसरे गांव में भेजी जाती थी, लोगों को सूचना दी जाती थी। और कमल का फूल छावनियों में भेजा जाता था। तो कमल का फूल और जो रोटी है अंग्रेज शक भी नहीं करते थे। इसका मतलब यह था कि धीरे धीरे क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। ये थोड़ा सा भी अपने को ध्यान रखना है, क्रांति का प्रतीक है। यहां तक कुछ पूछना है? नॉर्मल सी प्रारंभिक बातें की है मैंने। हाँ, रिजल्ट आ जाएगा रे, तुम पढ़ाई तो कर लो। तुम्हें पता नहीं क्या तुम पास होगी नहीं हो। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये बात धीरे धीरे पूरे देश के सैनिक छावनियों में आग की तरह फैल गई। सैनिक छावनियों के अंदर ज्यादा जो सिपाही थे ना, भारतीय थे। इन्होंने निश्चय किया कि हम 30 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू करेंगे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेंकेंगे। इन्होंने तारीख डिसाइड की थी 30 मई 1857। लेकिन इस बात की भनक अंग्रेजों को पहले लग गई। इसलिए मेरठ की छावनी में 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने मेरठ छावनी को लूट लिया। इसके बाद ये अगले दिन 11 मई 1857 को दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। कुल मिलाकर इन्होंने ये निश्चय किया था क्रांतिकारियों ने कि हम 30 मई 1857 को क्या करेंगे? क्रांति करेंगे, सब मिलकर एक साथ में, सभी छावनियों में एक साथ में क्रांति होगी। लेकिन यह बात अंग्रेजों को पहले ही पता चल गई कि हमारे खिलाफ क्या हो रहा है? षड्यंत्र हो रहा है। तो इनको पहले क्रांति करने की जरूरत पड़ गई। भारत में क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। यह आपके सामने मेरठ छावनी है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के अंदर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। ये सब के अलग अलग नाम हैं, इनकी बटालियन के नाम हैं। तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया कि हम भी एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। और 11 मई 1857 को इन्होंने जाकर दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यार हमारा नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि नेतृत्वकर्ता होना बड़ा जरूरी है। सारे के सारे आ जाएंगे लेकिन इनका नेतृत्वकर्ता कौन होगा? क्या सबसे बड़ी समस्या यह थी। फिर किसी ने कहा यार कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में किसका शासन था? बोलेगा पहले तो मुगल बादशाह शासन करता था। आजकल मुगल बादशाह कौन है? क्या बोलेगा आजकल तो बहादुर शाह जफर है। क्या तो फिर वही हम सब क्रांतिकारियों का नेतृत्व करेंगे। बेचारे मुगल बादशाह को ढूंढा गया और इनको कहा गया कि बहादुर शाह जी आप 1857 की क्रांति का नेतृत्व करोगे। तो इनको नेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है। मेरठ छावनी वर्तमान के अंदर भी अभी पहले
अंग्रेजों की सेना रहती थी, वर्तमान में भारतीय सेना रहती है। इसी प्रकार से अंग्रेजों की छावनियां हुआ करती थी। ये देख लो छावनियां, जहां पर आज फौज रहती है वो भी तो एक छावनी है। ठीक है, ओके। तो यहां से भारत में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 11 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। और अंतिम मुगल बादशाह, इसके बाद में कोई मुगल बादशाह नहीं है, अंतिम मुगल बादशाह यही थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड। इनको क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया। आप हम सब का क्या करोगे, नेतृत्व करोगे क्या। ओके, ठीक है। चलो भी आगे, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। क्रांति का प्रतीक क्या है, कमल का फूल और रोटी। अब अपने को देखो नॉर्मल सी थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। आगे जो अपन ने दे रखा है कि अब थोड़ा सा राजस्थान के हिसाब से पढ़ लेते हैं। ये कुछ थोड़ी सी प्रारंभिक बातें थी जहां से एग्जामिनर कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। जब राजस्थान में क्रांति होती है उस समय यहाँ का शासक कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ये अपने को देखो सारिणी के माध्यम से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है। जैसे जयपुर का शासक था स्वाई राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी। और जयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था जिसका नाम था कर्नल विलियम ईडन। ये अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। मारवाड़ का शासक था तखत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था मैकमेसन। मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह जी, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे मेजर सावर्स। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह जी। बूंदी के शासक थे माराव राम सिंह। कोटा के शासक थे माराव राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था मेजर बर्टन। शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह। भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह। धौलपुर के भगवंत सिंह। सिरोही के शासक शिव सिंह जी। टोंक का वजीरुद्दौला है। अलवर का विनय सिंह है। जैसलमेर का शासक है रणजीत सिंह है। कुल मिलाकर ये देखो अपने को सीधे सीधे ध्यान रखने पड़ेंगे। अब तुम कहते हो सर इसमें हमें समझाओ क्या, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ये नॉर्मल अपने को ध्यान रखना। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। धौलपुर का शासक कौन था, सिरोही का शासक कौन था। और कुछ यानी कि अपने को पॉलिटिकल एजेंट भी ध्यान रखने। पॉलिटिकल एजेंट ज्यादा नहीं है, इतने ध्यान रखने अपने को। ठीक है, सिंपल सादा। बीकानेर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय, सरदार सिंह थे। ये थोड़ी सी सारणी बना रखी है, इस हिसाब से अपने को ध्यान रखना है। जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह है। सिरोही के शासक शिव सिंह जी थे। पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जेडी होल था। कर लोगे याद, इसमें समझाने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्रांति के समय जैसे झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह थे। प्रतापगढ़ के शासक महारावल दलपत सिंह थे। बांसवाड़ा के महाराव लक्ष्मण सिंह थे। डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह द्वितीय थे। किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह थे। करौली के शासक मदन पाल थे। ये सब अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये शासक सिंपल से पूछ लेते हैं। जैसे पूछा गया है बांसवाड़ा के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय, प्रताप डूंगरपुर वाला पूछा गया है। करौली के शासक पूछे गए हैं, क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे। झालावाड़ के शासक पूछे गए हैं, पृथ्वी सिंह। ये अपने को नॉर्मल नाम ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। मतलब 6 सैनिक छावनियां थी। छावनी तो समझते हो ना तुम, छावनियां क्या होती हैं सर। अभी वैसे बताया भी है मैंने, अभी तो मैं फोटो दिखाई थी ना, जैसे मेरिट छावनी है। तो इस प्रकार से अपने राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। जहां पर सैनिक रहते हैं ना उससे ही छावनी कहते हैं। आज भी अगर कोई जिले में छोटी मोटी लड़ाई दंगा हो जाता है, उस जिले में पुलिस जाती है, तो अगले दिन अखबार में खबर आती है कि पूरा जिला छावनी में तब्दील हो गया। हमेशा आप इस न्यूज की खबर को हाईलाइट करना, हमेशा आपको यही खबर देखने को मिलेगी कि पूरा जिला छावनी के अंदर तब्दील हो गया। मतलब जहां पर सेना के पुलिस के जवान रहते हैं वो क्या है, छावनी है। तो इस प्रकार से छावनियां हुआ करती थी अंग्रेजों की, जहां पर इनके सिपाही रहते थे। अजमेर के अंदर अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था, इसलिए अजमेर के अंदर तो सैनिक रहने बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा भी था कि अजमेर के अंदर अंग्रेजों का क्या था, हेडक्वार्टर था भाई। अजमेर में हेडक्वार्टर था, तो यहां पर तो सिपाही रखने बहुत जरूरी है। इसलिए अंग्रेजों ने पहली छावनी अजमेर के पास नसीराबाद में बनाई थी। फौज में आज भी रेजिडेंट होती है, जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिडेंट है, गोरखा रेजिडेंट है, मेकेनाइज है, आर्मड है,
सिख है, मराठा रेजिमेंट है, खूब सारी रेजिडेंट आज भी होती हैं। उसी प्रकार से अंग्रेज पहले रेजिडेंट रखा करते थे, इनके सबके अलग अलग नाम है। तो नसीराबाद के अंदर कहते हैं 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक रहते थे। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारणी बना रखी पूरी की पूरी। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। पहले तो क्या होता है, सिंपल सैनिक छावनी अपना रट लेते थे और काम चल जाता था। लेकिन अपने को यह भी ध्यान रखना कि यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पर कौन सी फौज ठीक है, इनका मुख्यालय कहां पर था, ये सारे के सारे अपने को ध्यान रखने हैं। पहली छावनी लिख रही मैंने नसीराबाद, इसका मुख्यालय अजमेर में था। यहां पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक तैनात थे। दूसरी छावनी नीमच छावनी। नीमच आज मध्य प्रदेश में है, लेकिन जिस समय छावनी बनाई गई थी तब कहते हैं नीमच राजस्थान का ही भाग हुआ करता था, मेवाड़ के एकदम पास में ही था। और नीमच का सारा जो कंट्रोल है वो मेवाड़ से हुआ करता था। ठीक है, इसलिए नीमच छावनी आज राजस्थान में नहीं है, आज ये राजस्थान से बाहर है। यहां पर बंगाल सैनिक ब्रिगेड के सिपाही तैनात थे भाई। तो 2 नंबर नीमच छावनी है, इसका मुख्यालय ग्वालियर के अंदर था, बंगाल सैनिक ब्रिगेड के सिपाही इसमें तैनात थे। हालांकि पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के जो मेजर सावर्स हैं वो सारे के सारे इनको कंट्रोल करते थे। और वैसे पढ़ते भी हैं इतिहास के अंदर, यानी कि कई बार मेवाड़ वाले मालवा के ऊपर अधिकार कर लेते थे। नॉर्मल सी बात है, नीमच एकदम पास में ही है, आगे जैसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैप के अंदर। तीसरी छावनी है एरिनपुरा छावनी, इसका मुख्यालय पाली के अंदर था। अंग्रेजों ने जोधपुर के राजा के लिए सेना बनाई थी जिसका नाम था जोधपुर लीजियन, और ये सेना जहां पर रहती थी ना, उस छावनी का नाम था एरिनपुरा छावनी। ठीक है, तो जोधपुर के राजा की रक्षा के लिए जोधपुर लीजियन का निर्माण किया गया था। ये कहां पर रहती थी, एरिनपुरा छावनी, जिसका मुख्यालय पाली में था। अगली है देवली छावनी, टोंक में, इसके अंदर कोटा कंटिजेंट के सैनिक रहते थे। आगे ब्यावर और खैरवाड़ा। ब्यावर यानी कि अजमेर में, ब्यावर की स्थापना की थी अंग्रेज अधिकारी डिक्सन ने। बेचारा भला अंग्रेज आदमी था, यहीं पर उसने बाद में शादी वादी कर ली थी। डिक्सन ने कहते हैं कि ब्यावर शहर के चारों ओर प्रकोटा बनाया था ताकि इसके अंदर रहने वाले लोग एकदम सुरक्षित रह सकें। क्या बाद में यहां पर छावनी बनाएगी और एक बोर्ड लगाया गया था जिसका नाम था बी अवेयर, यानी कि अंग्रेजी के अंदर डिक्सन ने एक बोर्ड लगाया। आज भी जैसे आपने देखते हैं कि कोई भी छावनी होती है तो छावनी के आगे कोई ना कोई बोर्ड लगा दिया जाता है, बी अवेयर, यानी कि सावधान रहें, आगे सैनिक क्षेत्र है। हमारे वालों को अंग्रेजी आती नहीं थी, सारे के सारे मेरे जैसे थे, वो बोलते थे कि बी अवेयर जाकर आए हैं। बाद में बी अवेयर करते करते इसका नाम ब्यावर हो गया। अगर आज भी आप अगर ब्यावर का अंग्रेजी नाम देखोगे ना तो आपको बी अवेयर ही देखने को मिलेगा। हमने उसका नाम ब्यावर कर रखा है, अगर अंग्रेजी में उसका नाम देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बी अवेयर, जिसका मतलब होता है सावधान। छावनी बनाई गई थी ब्यावर के अंदर, जिसका मुख्यालय अजमेर में किया गया था। यहां पर मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट की सिपाही रहते थे। बोर्ड लगा दिया गया छावनी के आगे बी अवेयर, यानी कि सावधान रहें, आगे सैनिक क्षेत्र है। हमारा कोई भी आदमी वहां से गुजरता का कहां जाकर आए हो गए, मैं तो बी अवेयर जाकर आया हूं क्या। अब बी अवेयर अवेयर करते करते बाद में हमने उसको ब्यावर कर दिया, और ब्यावर की स्पेलिंग आज भी बी अवेयर ही है। ठीक है, ओके भी। अगली छावनी है खैरवाड़ा। खैरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर में था। यहाँ पर मेवाड़ भीलकोर के सैनिक रहते थे, एमबीसी के सैनिक रहते थे। खैरवाड़ा राजस्थान पुलिस का आज भी ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर पुलिस जवानों की ट्रेनिंग होती है। अगर तुम राजस्थान पुलिस में लग गए तो तुम्हें कभी मौका भी मिल सकता है खैरवाड़ा में ट्रेनिंग करने का। मेरी खुद की ट्रेनिंग खैरवाड़ा के अंदर ही हुई थी। तो ये वो 6 छावनियां हैं जहां पर अंग्रेजों की सेना रहा करती थी। 1857 की क्रांति के विद्रोह में केवल 4 छावनियों ने भाग लिया था, मतलब 4 छावनी के सैनिक ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। 2 छावनी खैरवाड़ा और ब्यावर अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट वाली दोनों छावनियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया था। अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह होता है नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और देवली, इन 4 छावनियों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होता है। अब अपन एक एक छावनी की आराम से बात करते हैं। सबसे पहले अपन नसीराबाद छावनी की बात करते हैं, जहां से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। चलो आगे। ठीक है, आगे मैंने नोट लगाकर लिख रखा है, खैरवाड़ा ब्यावर छावनी ने विद्रोह के अंदर भाग नहीं लिया था। दोनों छावनियों ने विद्रोह में कोई भाग नहीं लिया।
यानी कि 6 छावनियों में 2 छावनियों के अंदर कोई भी विद्रोह नहीं होता है। राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत होती है वो होती है 28 मई 1857 को। कहां से? नसीराबाद की छावनी से। यहां से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। आज भी है नसीराबाद की छावनी। ये देख लो, 1818 नसीराबाद छावनी आर्मी एरिया है जहां पर भारतीय सेना रहती है, फौज रहती है। हाँ, करो में शुरुआत है। तो भारत में क्रांति की शुरुआत होगी 10 मई 1857 को। अपने राजस्थान में एजीजी के पास में खबर आती है 19 मई को, यानी कि 10 मई को भारत में मेरठ की छावनी से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे एजीजी के पास में खबर आती है 19 मई को, कभी मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो चुकी है क्या। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उस समय अपना एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से, जो गर्मियां की छुट्टियां बना रहा था माउंट आबू में। मैंने बताया था ब्रिटिश आधिपत्य में कहे अंग्रेज 6 महीने माउंट आबू रहते, 6 महीने अजमेर में रहते। तो मई के महीने में गर्मियां पड़ रही थी, एजीजी बेचारा आराम से गर्मी की छुट्टियां मना रहा था माउंट आबू में। भागा भागा अजमेर में आया। राजपुताने के सभी राजाओं को संदेश भेजा कि देखो क्रांति शुरू हो गई है, अगर आपकी रियासत में कोई विद्रोह करता है तो उसको दबाया जाए और हमारी मदद की जाए क्या, क्योंकि हमने आपके साथ में सहायक संधि की है। आप हमारी मदद करोगे, हम आपकी मदद करेंगे क्या। तो अब हमारे ऊपर संकट आ गया। अब यानी कि राजपुताने के राजा हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे क्या। अपने वाले राजाओं ने अंग्रेजों को जवाब भेजा कि बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। अपनी तो दोस्ती लंदन के साथ में है, दोस्ती लंदन, सिक्कों के ऊपर नाम मिलता दोस्ती लंदन। तो अपने तो दोस्ती जब लंदन के साथ में है तो मदद तो करनी है। शुरुआत यहां से इसलिए होती है कि अजमेर में अंग्रेजों की एक बटालियन थोड़े दिन पहले ही मेरठ से आई थी, जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अभी मैं तुम्हें आगे दिखा देता हूं। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी कि मेरठ से एक छावनी थोड़े दिन पहले ही अजमेर आती है, और उसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है भाई, पैदल सेना, जिसके अंदर भारतीय सिपाही भर्ती होते थे। इन्फेंट्री का मतलब मैंने पहले ही बताया था, पैदल सेना, यानी कि इस प्रकार से पैदल चलते थे, पैदल सेना होता था। ये थोड़े दिन पहले आई थी, अंग्रेज इसमें बहुत कम थे। अंग्रेजों को लगा यार कि ये जो छावनी है ना मेरठ से आई है, मेरठ से सैनिकों की टुकड़ी आई है, मतलब ये अजमेर में विरोध कर सकती है। और अगर इन्होंने अजमेर में विरोध कर दिया तो अजमेर को तो 2 मिनट में साफ कर देंगे क्या, क्योंकि हमारा तो जो मुख्य केंद्र वो अजमेर ही है। अंग्रेजों ने एक आदेश निकाला और कहा कि जो 15वीं बंगाल बटालियन है ना, इसको नसीराबाद भेज दो, क्या अजमेर मत रखो, इसको नसीराबाद भेज दो। और अजमेर की रक्षा के लिए प्यावर वाली मेरवाड़ा बटालियन बुला लो क्या। ये आपके सामने रही। अंग्रेजों ने कहा कि ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है जो मेरठ से चलकर आई है, जहां से भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहां पर भेज दो, नसीराबाद में भेज दो। और ब्यावर वाले जो मेरवाड़ा बटालियन है ना, इसको कहां पर बुला लो, अजमेर में बुला लो, ताकि अपनी रक्षा हो जाएगी क्या। अब ये बेचारे जो 15वीं रेजिमेंट के सिपाही थे ना, 4-5 दिन पहले अजमेर आए थे, अपने बोरिए बिस्तर उठा के 4-5 दिन पहले अजमेर में पहुंचे थे। इनके लिए आदेश निकाला गया आपको नसीराबाद जाना है। बेचारों ने वापस अपना सामान उठाया और नसीराबाद के लिए रवाना हो गए। नसीराबाद में जाकर देखते हैं कि हमसे पहले 2 बटालियन और हैं। एक तो थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और एक थी बंबई लासर्स, यानी कि बंबई लासर्स के सैनिक थे, जो तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी वो भी यहां पर विद्यमान थी, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी पहुंच जाती है। यानी कि जब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद पहुंचती है तो वहां पर जाकर देखते हैं हमसे पहले 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी है, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी भी है जो तोपखाने को संभालती है, और बंबई लासर्स के सैनिक भी विद्यमान है, हमसे पहले हैं क्या। जैसे ही 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक नसीराबाद में पहुंचे तो इनके लिए कहा गया कि आपके पास में जो हथियार है ना वो जमा करा दोगे। अब बेचारे फौजियों का दिमाग खराब हो गया, कहा यार हम बिल्कुल अनुशासन में रह रहे हैं, हम कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अंग्रेज हमारे ऊपर शक कर रहे हैं। मेरठ से अजमेर भेजा गया, अजमेर से नसीराबाद भेजा गया, यहां पर आके कहते हैं कि आपके पास में जो हथियार है वो जमा करा दोगे।
फौजी आदमी बेचारा हमेशा अनुशासन में रहता है और केवल अनुशासन की बातें करता है, उसको कुछ चाहिए नहीं, अनुशासन चाहिए क्या। गांव में एक बात आपने सुनी भी होगी, एक फौजी साहब नई नई भैंस लेकर आ जाते हैं। फौजी साहब की घरवाली दूध निकालने के लिए जाती है, लेकिन भैंस दूध नहीं देती। भैंस कभी इधर चली जाती, कभी उधर चली जाती। फौजी साहब परेशान हो गए, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गलत से भैंस को मारना शुरू किया। तब उनकी घरवाली बोली कि बेचारे को मार क्यों रहे हो, दूध नाते तो कोई बात नहीं, कम से कम इसे मारो तो मत कह। फौजी साहब बोलेगा मेरे को दूध नहीं चाहिए, मुझे तो केवल डिसिप्लिन चाहिए, केवल अनुशासन की बातें होनी चाहिए। ये इधर उधर भाग रही है, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ये भैंस अनुशासन में रहनी चाहिए, दूध दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या। इसी तरह जब यानी कि 15वीं बटालियन के फौजियों को परेशान किया जाने लगा, बेचारे एकदम अनुशासन में रह रहे थे, फौजी आदमी थे, दिमाग खराब हो गया। अंग्रेजों को बोले यार क्या हमारे साथ में ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है क्या। एक सिपाही था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। उस बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी प्रिचर्ड से पूछा कि साहब ये क्या बात हुई, आपने पहले हमें अजमेर से नसीराबाद भेज दिया, अब आप आदेश निकाल रहे हो कि इनके हथियार जमा कर लो, क्या हमारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या। अगर भरोसा नहीं है तो वो बता दो क्या। प्रिचर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वालों को लग गया कि अंग्रेजों को हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद में क्रांति कर दी और यहीं से राजस्थान में क्या हो जाती है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इन्होंने तोप खाने के ऊपर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के जो तोप खाने थे, जो पैसे थे, बारूद थे, सब यानी कि लूट लिया। इन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का साथ दिया 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वालों ने, इन्होंने भी साथ दिया, पूरा भरपूर साथ दिया कि हम भी अंग्रेजों से परेशान हैं, हम आपका साथ देंगे क्या। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूमरी की हत्या कर दी। इतना भयंकर मारा अंग्रेजों को, कहते हैं कि कुछ अंग्रेजों के तो हार्ट अटैक आ गया क्या, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। कुछ अंग्रेज ब्यावर की तरफ भाग गए और अपनी जान बचाई थी। छावनी लूटने के बाद में क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर ये अजमेर की तरफ चले जाते ना तो उसी दिन अंग्रेजों का पत्ता साफ हो जाता, क्योंकि अजमेर अंग्रेजों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। सारा का सारा पैसा, गोला बारूद वहीं पर था। कहते हैं जब ये क्रांतिकारी नसीराबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो अजमेर के पास से होकर गुजरे, एकदम बाईपास से गुजरे, अजमेर के अंदर नहीं गए, बाईपास से गुजरे थे। अजमेर के अंदर जो अंग्रेज बैठे हुए थे उनकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, एकदम बीपी शुगर सब यानी का कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। उनको ये डर लग रहा था यार ये क्रांतिकारी की अजमेर ना आ जाए क्या। सारे के सारे अंग्रेज बैठकर भगवान की पूजा अर्चना करने लगेगा, आज तो मर गए क्या, अब तो भगवान ही बचा सकता है। लेकिन ये क्रांतिकारी सीधे के सीधे दिल्ली चले गए, क्योंकि क्रांति का नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर और वो दिल्ली के अंदर ही बैठा हुआ था। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत होती है वो नसीराबाद से होती है। और यहां पर विद्रोह किसने किया था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहां पर विद्रोह कर दिया था। हालांकि बंबई लासर्स के सैनिक भी इसमें रहते थे, ये बंबई लासर्स के सैनिक थे, लेकिन ये टुकड़ी कहते हैं अंग्रेजों के प्रति बहुत वफादार थी, इन्होंने कोई साथ नहीं दिया था। आज भी तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लिया और अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूमरी की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसमें जो नेतृत्व करता उसका नाम है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों से पूछा कि हमारे साथ में ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, आप कभी कहते हो हथियार जमा करा दो और कभी कहते हो ये कर लो और वो कर लो। क्या तो इनका नेतृत्व करता कौन था, बख्तावर सिंह था। अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड ने बागियों पर कार्रवाई करने को कहा, आप यानी कि कार्रवाई करो जो विद्रोह कर रहे हैं, परंतु सैनिकों ने आदेश मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। प्रिचार्ड ने कोई जवाब ही नहीं दिया था। छावनी लूटने के बाद में क्रांतिकारी सीधे के सीधे कहां पर चले गए, दिल्ली चले गए। क्या ठीक है, आगे मैंने लिखा कि अंग्रेजों ने छावनी के अंदर अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए एक छावनी मंडल की स्थापना की थी नसीराबाद में। ये आपके सामने छावनी मंडल है नसीराबाद में। ये क्या है सर, अंग्रेजों ने खुद की व्यवस्था के लिए नगर पालिका है, भूमि जैसे मामले हैं, इनके विकास के लिए 1818 में एक छावनी बोर्ड की स्थापना की थी, जिसे छावनी मंडल कह देते हैं, छावनी बोर्ड कह देते हैं। तो इसकी स्थापना कहां पर की थी, नसीराबाद में की थी। ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया सवाल है।
अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए छावनी बोर्ड या छावनी मंडल की स्थापना कहां पर की थी? नसीराबाद में की थी। ठीक है, तो पहली छावनी अपनी हो जाती है कंप्लीट। अब चलते हैं अगली छावनी की तरफ, जिसका नाम है नीमच छावनी। इंडियन पॉलिटी करेंगे भाई, दो एक टॉपिक और करवा देते हैं। हाईकोर्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, अब जिला प्रशासन करवा देते हैं और एक दो टॉपिक और करवा देते, फिर इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है कि तुम्हारे? पहली छावनी कंप्लीट हो चुकी है, धीरे धीरे ऐसी कंप्लीट हो जाएंगे। 4 छावनियों में तो विद्रोह हुआ था, एरिनपुरा छावनी और बड़ी है, बस फिर हो जाएगा कंप्लीट, और क्या है। समझ में आ रही है छावनी क्या है, किस प्रकार से विद्रोह हुआ था। दूसरी छावनी है नीमच छावनी, जहां पर विद्रोह था 3 जून 1857 को। कैसे भी याद कर लेना, नीमच में 3 अक्षर हैं, 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। मैंने शुरुआत में बताया था कि नीमच छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसका जो नियंत्रण था ना, वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स के पास में था। सारी की सारी छावनी कंट्रोल कहां से होती थी? मेवाड़ से कंट्रोल होती थी। ये आपका देख लो मैप, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, यहां पर आपका नीमच है, एकदम यहां पर नीमच। यहां पर नीमच में सैनिक छावनी हुआ करती थी। पूरा का पूरा कंट्रोल कहां से होता था? मेवाड़ से होता था। नसीराबाद के विद्रोह की सूचना नीमच छावनी में पहुंची। कभी नसीराबाद के अंदर भी विद्रोह शुरू हो चुका है क्या? वहां पर छावनी को लूट लिया गया है, तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लिया गया है। यह सूचना पहुंच गई नीमच छावनी में 2 जून को। तो 2 जून को सुबह सुबह परेड हो रही थी। परेड का दृश्य था, फौजियों को सुबह सुबह परेड कराई जा रही थी। तो नीमच के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एबोट। उसने परेड को बीच में रुका कर कहा, रुको रुको क्या। उसके अंदर हिंदू सिपाही भी थे, मुसलमान सिपाही भी थे। उनको गंगा और कुरान की शपथ दिलाई गई। शपथ में यह कहा गया कि आप लोग अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे क्या, और हमारे खिलाफ कोई भी विद्रोह नहीं करोगे क्या। मतलब जिसकी खाओ बाजरी उसके लगाओ हाजरी। लेकिन 2 फौजियों ने यह शपथ लेने से मना कर दिया, जिनका नाम था मोहम्मद अली बैग और हीरा सिंह। मोहम्मद अली बैग ने कहा, यार तुम अंग्रेजों ने हम भारतीयों के प्रति वफादारी नहीं निभाई, तो हम तुम्हारे खिलाफ वफादारी क्यों निभाएं क्या। तुमने कहा था कि हम राजा महाराजाओं के दोस्त बनकर रहेंगे क्या, इनकी रियासतों का विलय नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारा डलहौजी हमारी अवध झांसी का विलय करके चला गया, उनको हड़प कर चला गया। तुम कुशासन का आरोप लगाकर हमारे साथ में धोखा कर सकते हो। जब तुम लोग शपथ तोड़ सकते हो तो हम तुम्हारी शपथ का पालन क्यों करें? हम तुम्हारी शपथ नहीं तोड़ सकते क्या? एबोट को पता चल गया कि विद्रोह तो होगा, और 3 जून 1857 को नीमच के अंदर भी सैनिकों ने क्या कर दी? क्रांति कर दी। यहां पर बेचारे जो अंग्रेज परिवार रहा करते थे ना, क्योंकि भाई अंग्रेज रहते थे बढ़िया मौज मस्ती के साथ में, अपने परिवार भी रखते थे। अंग्रेज किसी को अच्छे नहीं लगे, लेकिन अंग्रेजनी सबको अच्छी लगती हैं। तो अंग्रेज परिवार रहते थे बेचारे। विद्रोह हो गया तो अपनी जान बचाकर ये सारे के सारे चित्तौड़गढ़ की तरफ भागे, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें मैप के अंदर दिखाया था। ये देखो यहां पर नीमच है, जब यानी कि यहां पर विद्रोह शुरू होगा तो कहां पर भागेंगे? चित्तौड़गढ़ की तरफ भागेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो डूंगला गांव था जहां के रुगाराम जाट थे, इन्होंने अंग्रेजों को शरण दी। 40 एक परिवार भागे थे, इन्होंने शरण दी थी। बाद में महाराणा स्वरूप सिंह को पता चला कि अंग्रेज परिवार शरण के लिए भाग रहे हैं, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। आप आराम से यहां पर हो, यहां पर क्रांतिकारी नहीं पूछेंगे क्या। तो महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या की थी? क्रांतिकारियों की मदद नहीं की थी, अंग्रेजों की मदद की थी। और अंग्रेज परिवारों को कहां पर रखाया था? पिछोला झील के जग मंदिर में रखाया था। कहते हैं कि क्रांतिकारी नीमच लूट लेते हैं, उसके बाद में शाहपुरा पहुंचते हैं। शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह, इसने क्रांतिकारियों का बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत किया। इनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी, क्रांतिकारियों के लिए रुकने का प्रबंध किया था, कहा तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना लेकर चले जाओ, तुमने बहुत ही शानदार काम किया है। क्या अंग्रेजों की बढ़िया पिटाई की है। शाहपुरा से क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुंच जाते हैं, जहां पर जनता ने क्रांतिकारियों का दिल खोलकर स्वागत किया था, इनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी। बाद में ये क्रांतिकारी देवली टोंक होते हुए सीधे के सीधे दिल्ली में चले जाते हैं। कहते हैं कि नीमच वाले क्रांतिकारी दिल्ली में गए थे तो बीच में आगरा भी आया था, तो आगरा जेल में जो कैदी बंद थे उनको आजाद कर दिया और सरकारी खजाने को इन्होंने लूट लिया था।
ओके, तो नीमच के अंदर भी क्रांति कब होती है? 3 जून 1857 को। छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास में था। सिंपल सा क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं है, तो नीमच छावनी वर्तमान में राजस्थान के अंदर नहीं है। हालांकि सारा का सारा कंट्रोल मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट होता था वही करता था इसको। अंग्रेज अधिकारी एबोट बोला, सुबह सुबह परेड करा रहा था, 2 जून 1857 की बात, इसके पास में सूचना पहुंच गई। पहले ये तो था नहीं कि भाई जस्ट अगले दिन ही सूचना पहुंच गई, दूरी होती थी, थोड़ा कोई लेटर होता वो आराम से पहुंचता, घोड़े के माध्यम से सूचना दी जाती, ठीक है, उसके ऊपर कोई घुड़सवार जाता और फिर बाद में सूचना पहुंचाता, धीरे धीरे सूचना पहुंचती थी। तो 2 जून 1857 को इन्होंने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलाई कि आप लोग हमारे प्रति वफादार रहोगे क्या। तो दो व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग ने कह दिया, अच्छा कि हम तुम्हारे प्रति वफादार रहे, और तुम कितने वफादार थे हमारे प्रति? मोहम्मद अली बेग ने कहा, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, उन्होंने अपनी शपथ तोड़ दी, तो हम अपनी शपथ का पालन क्यों करें? क्या जब तुमने अवध के ऊपर अधिकार कर लिया, अवध को हथिया लिया, तो हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करेंगे? हम भी अपने शपथ का पालन नहीं करेंगे। इसलिए 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हो जाता है। यहाँ पर 40 अंग्रेज परिवार रहते थे अपने बीवी बच्चों के साथ में, ये भागे डुंगला चित्तौड़गढ़ की तरफ। वहां पर रूगाराम जाट था, इसने अंग्रेजों को शरण दी। ये बात महाराणा सूरत सिंह को पता चली, ये अंग्रेजों को लेकर पिछोला जेल के जग मंदिर में ले जाते हैं और इनको यहाँ पर आराम से शरण देते हैं। ठीक है भाई। तो शाहपुरा का शासक लक्ष्मण सिंह था ना, इसने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा दी थी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नीमच के क्रांतिकारियों को किस राजा ने शरण दी थी? यानी अंग्रेजों की मदद कर रहा है मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, और क्रांतिकारियों की मदद कर रहा शाहपुरा का शासक लक्ष्मण सिंह। तो शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी कि आराम से रुको, बढ़िया तरीके से पकवान खाओ, खाने पीने की जो भी तुम्हें जरूरत है, रुकने के लिए अगर प्रबंध चाहिए तो वो भी मैं कर देता हूँ, तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो वो भी मैं दे देता हूँ। तो यानी कि ठहरने की सुविधा की। यहां से क्रांतिकारी शाहपुरा से निम्बाहेड़ा चले गए, जहां पर जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया कि शाबाश, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, अंग्रेजों के खिलाफ यही तुम्हें काम करना चाहिए था क्या। तो जनता ने भी बढ़िया तरीके से स्वागत किया। बाद में ये देवली टोंक होते हुए क्रांतिकारी कहां पर पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो देवली छावनी को भी लूटते हुए बाद में सीधा के सीधा दिल्ली रवाना हो जाते हैं। हाँ, नीमच छावनी में आटे के अंदर हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात भी फैली थी भी। ये क्या था क्या देखो, यानी कि नीमच छावनी के अंदर थोड़े दिनों बाद में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स आता है। तब सैनिकों ने कह दिया कि अंग्रेज लोग तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, हमें जिस आटे की रोटियां खिलाई जा रही हैं उसमें हड्डी का चूरा मिलाया जा रहा है क्या। तब मेवाड़ का वकील था अर्जुन सिंह, उसने सैनिकों को समझाया कि सारी की सारी अफवाह है, अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं कर रहे क्या, तुम्हारे लिए जो आटा आ रहा है ना वो ए नंबर क्वालिटी का आ रहा है, उसमें कोई भी हड्डी का चूरा नहीं है क्या। अर्जुन सिंह ने उसी समय छावनी के अंदर बैठ कर उसी आटे से रोटियां बनाई और वो रोटियां खाई, तब जाकर नीमच छावनी के जो सैनिक थे वो शांत हुए थे। तो थोड़ी सी अफवाह फैली थी कि नीमच छावनी में सैनिकों को जो आटा दिया जा रहा है उसके अंदर हड्डी का चूरा मिलाया जा रहा है क्या, ये अफवाह फैली हुई थी। तो वहां पर एक अर्जुन सिंह नाम के जाते हैं, मेवाड़ के वकील थे कोई, उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी अफवाह है, मैं खुद तुम्हारे सामने बैठता हूं इसी आटे की रोटियां बना के और मैं खुद खाता हूं क्या। तब जाकर सारे के सारे सैनिक वापस शांत हो जाते हैं। तो हमने 2 छावनियां कंप्लीट कर ली हैं, तो अपन कल पढ़ लेंगे, छोटे सा तो है ही, ज्यादा बड़ी क्रांति है ही नहीं। ठीक है, तो एक क्लास में और अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत अगर कुछ पूछना हो तो आराम से पूछ सकते हो। अब मैं तुम्हारी आराम से कमेंट देख लेता हूँ, अब से बातें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये था भाई अपना, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे ना, पढ़ाने को ठीक है एक क्लास में हो जाएगा, लेकिन मस्ती से पढ़ो आराम से कम इतना याद कर लेना। क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे शासक हैं, पॉलिटिकल एजेंट है, ये देखो याद करने पड़ेंगे तुम्हें, और वहां से क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं, है ना। आपदा प्रबंधन की क्लास हो रही है ऐप के ऊपर है, ठीक है। और दो तो पॉइंट मैंने कंप्लीट करा दिए, 3 4 क्लासें और बची हैं, 6 क्लासें हो चुकी हैं और 3 4 क्लासें और हैं, उसके बाद में आपदा प्रबंधन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और बताओ। हाँ।
3-4 क्लास और बच्चे, ज्यादा बड़ी नहीं है। एक क्लास वैसी थी, 2 नंबर पॉइंट तो समझाने वाला ही नहीं था बिल्कुल भी। उसमें तो देखो अपने को सम्मेलन है, अरे ये कोप सम्मेलन, वो देखो याद ही करने पड़ेंगे अपने को। पीडीएफ ऐप के ऊपर डाल दूंगा अभी क्लास के अंदर। और बताओ, समझ में आएगा थोड़ा बहुत क्रांति क्रांति तुम्हें? ठीक लगा? हाँ, तो इतना ही पढ़ना अपने को, ज्यादा और ज्ञान व्यान नहीं बढ़ाना है। वैसे तो 10 दिन लगा तो क्रांति में, इतना क्या मतलब, अपने को एग्जाम फाइट करना है, ज्यादा ज्ञान बढ़ाना ही नहीं है। चलो भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और कुछ? हाँ, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। 2 पॉइंट और बच्चे हैं पॉलिटी के अंदर, उसके बाद में इंडिया पॉलिटी स्टार्ट कर दूंगा। अब छोटे छोटे टॉपिक आराम से इनको कंप्लीट कर देंगे अपन। राजवंश थोड़ा बड़ा टॉपिक है भाई। चलो ठीक है, बाकी क्लास कैसे लगी तुम मुझे बता देना आराम से। इसको अपन कल या परसों तक कंप्लीट कर देंगे, फिर नया टॉपिक ले लेंगे। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।